तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे शेर और शेरनियों, आशा होगा कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आप लोगों की हिस्ट्री अच्छे से चल रही होगी। तो क्लास 11 के लिए जो ये पार्ट आज लेके आए हैं हम, ठीक है, पार्ट 3 है, ठीक है। जो आपका चैप्टर है, चैप्टर का नाम है, ठीक है, अगर आप देखेंगे तो ये है जीव जगत का वर्गीकरण, ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है? जीव जगत का वर्गीकरण, क्लास 11 के लिए है, ठीक है। तो आपने उसमें पढ़ा था मोनेरा के समान लक्षण पर लिया था। क्या पढ़ा था? मोनेरा के समान लक्षण पढ़ा था। अब आप पढ़ेंगे क्या चीज कि इसमें मोनेरा में क्या पाया जाता था? आर्की बैक्टीरिया पाया जाता था। क्या पाया जाता भैया? आर्की बैक्टीरिया पाया जाता था। तो हमको उसके बारे में पढ़ना कि आर्की बैक्टीरिया क्या होता है, इसी के बारे में हमको डिटेल में चर्चा भी करनी है, ठीक है। अब देखिए भैया, आर्की बैक्टीरिया की अगर हम बात करें, सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे आर्की बैक्टीरिया। और आर्की बैक्टीरिया की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? आर्की बैक्टीरिया, ठीक है। आर्की बैक्टीरिया जो होता है, अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, तो आर्की बैक्टीरिया जो होता है ये आद्य प्रकार का होता है। आद्य प्रकार मतलब क्या होता है? यानी बहुत पुराना बैक्टीरिया होता है, ठीक है। कैसे होते हैं ये? आद्य प्रकार के होते हैं। किस तरह से होते हैं? आद्य प्रकार, आद्य प्रकार यानी कि बहुत पुराना प्रकार का ये बैक्टीरिया होता है। इतना क्लियर हो गया। फिर उसके बाद ये प्रतिकूल परिस्थितियों में, मतलब ऐसी एक परिस्थिति होती है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में, वातावरण में, ठीक है, पाए जाते हैं। यानी ये कहाँ पाए जाते हैं? प्रतिकूल वातावरणीय, ठीक है, वातावरणीय परिस्थितियों में, ठीक है, में पाए जाते हैं। परिस्थितियों में पाए जाते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है। कौन पाए जाते हैं? ये आर्की बैक्टीरिया। अब अगर हम आर्की बैक्टीरिया की बात करें तो आर्की बैक्टीरिया जो होता है ये 3 प्रकार के होता है। तो क्या लिखेंगे आप? आर्की बैक्टीरिया जो होता है इसके कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। तो उस प्रकार का नाम भी जान लेते हैं कि कौन कौन होता है ना। देखिए भैया, सबसे पहले जो आता है, अगर हम बात करें, ठीक है, बैक्टीरिया में, तो सबसे पहले आता है, अगर हम यहाँ पे देखेंगे आर्की बैक्टीरिया में सबसे पहले आएगा आपका मिथाइनोजन आएगा। क्या आएगा? मिथाइनोजन आएगा। ये मिथाइनोजन जो होता है, ठीक है, अगर हम बात करें मिथाइनोजन की, ठीक है, मिथाइनोजन की, मैथाइनो, ठीक है, मैथाइनोजन, ये हो गया। उसके बाद दूसरा आपका बैक्टीरिया क्या आएगा? हेलोफिल आएगा। क्या आएगा? हेलोफिल, ठीक है, हेलोफिल आएगा। तीसरा आपका कौन आएगा? थर्मो एसिडोफिल, थर्मो एसिडोफिल। क्लियर हो गया? ये 3 प्रकार की ये होते हैं, ठीक है। अब यहां पे हम ये समझते हैं, ठीक है, मेथाइनोजन की अगर हम बात करें यहां पे, ठीक है, मिथाइनोजन हो गया, हाइलोफिल हो गया। हाइलोफिल की अगर हम बात करें यहां पे, ठीक है, हाइलोफिल आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ठीक, हाइलोफिल्स। अब अगर हम बात करें यहां पे थर्मोएसिडोफिल की, थर्मोएसिडोफिल की अगर हम बात करें, ठीक है, थर्मो एसिडोफिल, ठीक है, फिल।
थर्मो एसिडोफिल्स। अब भैया हमको इसके एक एक बारे में पढ़ना है, हमको आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। अब अगर हम बात करें मिथाइनोजन की, किसकी बात करें, मिथाइनोजन की, तो मिथाइनोजन जो होता है भैया, अगर हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं मिथाइनोजन, क्या लिखें, मिथाइनोजन, ठीक है, मिथाइनोजन, ठीक। अगर हम मिथाइनोजन की बात कर दें यहाँ पे, तो मिथाइनोजन क्या होता है इसको हमको जानना जरूरी है ना। तो मिथाइनोजन जो होता है, सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे मिथाइनोजन यहाँ पे, ठीक। अब भैया मिथाइनोजन में देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ होते हैं, क्या क्या चीज़ नहीं होते हैं, इसको हमको जानना है, ठीक है। ये दलदली स्थानों पे पाए जाएंगे, कहाँ पाए जाएंगे, दलदली स्थानों पर, दलदली स्थानों पर कहाँ पाए जाएंगे, दलदली स्थानों और जंतुओं के, ठीक है, रूमेन में कहाँ पाए जाएंगे, जंतुओं के रूमेन में। अब ये रूमेन क्या होता है, ये होता है प्रथम आमाशय होता है, प्रथम आमाशय होता है। अब ये प्रथम आमाशय चाहे वो गाय में होगा, चाहे वो भैंस में होगा, ठीक है, मतलब ये होगा। उसके बाद है कि इसकी जो है उत्पादन कहाँ से होती है, तो मीथेन से होती है, कहाँ से होती है, मीथेन से, ठीक है, मीथेन से उत्पादन यानी कि उत्पन्न होता है, मीथेन से क्या होता है, ये उत्पन्न होता है, ठीक है। मीथेन का जो सूत्र होता है CH4, ठीक है, ये होता है, ये होता है, ये कैसे होता है CH4, यानी कि ये होता है ज्वलनशील, ज्वलनशील होता है, कैसे होता है, ज्वलनशील होता है। क्लियर होगा इतनी बात। अब अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, किसकी बात कर लें, एग्जाम्पल की बात, ठीक है, तो एग्जाम्पल में यहाँ पे दो चीज़ें आएंगे। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल में यहाँ पे आएंगे दो चीज़ें, ठीक है, तो वो दो चीज़ें है कौन कौन, यही हमको बताना है, ठीक है। तो देखिए भैया एग्जाम्पल में आपका आएगा मिथाइनोकोकस आएगा, कौन आएगा, मिथाइनोकोकस। तो आप पहला क्या लिखेंगे, मिथाइनोकोकस, मिथाइनोकोकस, ठीक है, ये पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा का आपका क्या होगा, मिथाइनो बैक्टीरिया होगा, बैक्टीरियम होगा, मिथाइनो बैक्टीरियम होगा, क्या होगा, बैक्टीरियम, मिथाइनो बैक्टीरियम होगा। क्लियर होगा इतना, दो होगा, मिथाइनो कोकस होगा, मिथाइनो बैक्टीरिया हो गया, ठीक। अब ये तो खत्म हो गया। अब देखिए भैया ये मिथाइनो तो हो गया, फिर अगली एडिंग आप क्या डालेंगे, ठीक है, अगला आप क्या लिखेंगे, अगला आपको पता है कि आपको क्या लिखा है, हेलोफिल लिखना है, ठीक है। अब हेलोफिल में क्या होता है इसको हमें जानना है, तो आपको पता है, अगर हम बताएं यहाँ पे हेलोफिल क्या होता है, ठीक है, हेलोफिल, अगर हम इसकी बात करें हेलोफिल की, ठीक है, तो हेलोफिल अगर हम बात कर लें, ये होता है अति लवणीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, इसके जो जीवाणु होते हैं इस तरह से, ठीक है, वो कहाँ पाए जाते हैं, अति लवणीय क्षेत्र में, अति लवणीय क्षेत्र में कौन पाए जाते हैं, जीवाणु। इसके जीवाणु कहाँ पाए जाते हैं, अति लवणीय क्षेत्र में पाया जाता है। क्लियर हो गया। अब अगर हम बात करें, यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है नीट में, ठीक है, NEET में, ठीक है, नीट में पहले CPMT था। अति लवणीय का मतलब होता है जहाँ पे साल्ट पाया जाता हो, कहाँ पाया जाता हो, साल्ट यानी कि नमक, नोनखार जहाँ पाया जाता है। भैया आप जानते हो कि नोनखार यानी कि नमकीन जहाँ पे पाया जाता है, वहाँ पे ये हेलोफिल के जो जीवाणु होते हैं वो पाए जाते हैं। इतना क्लियर हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें, ठीक है, तो होलो बैक्टीरिया कौन होगा, होलो बैक्टीरिया, होलो
बैक्टीरियम, ठीक है, होलो बैक्टीरियम, ठीक है, ये होलो बैक्टीरियम हो गया। दूसरे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, किसकी बात करें, दूसरे एग्जाम्पल की, तो होलो कोकस होगा। क्या होगा, होलो कोकस, क्या होगा, कोकस, ठीक है, होलो कोकस, होलो बैक्टीरिया। इतना क्लियर हो गया है ना। अब भैया देखिए यहाँ पे आपके नीट में कैसे पूछेगा, पूछेगा कि किसके जीवाणु अति लवणीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो जब आपको पता रहेगा कि हेलोफिल के जो जीवाणु होते हैं वो अति लवणीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो आपका ऑप्शन सही होगा, यानी कि यह नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ से कहने का मतलब मेरा ये कि यहाँ से सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, नीट में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी माना जाता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें थर्मो एसिडोफिल्स की, थर्मो एसिडोफिल्स की अगर हम बात करें भैया, तो थर्मो एसिडोफिल्स की यहाँ पे हम इस कर दे रहे हैं इसकी बारी, ठीक है, थर्मो एसिडोफिल्स की। तो थर्मो एसिडोफिल्स जो होता है ये कहाँ पाया जाता है, इसको हमें बताना। तो गर्म झरनों में, कहाँ पाया जाता है ये, गर्म झरनों, ठीक है, गर्म झरनों में। गर्म झरनों मतलब जहाँ पे 80 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस ताप हो। कहाँ हो, 80 से 100 डिग्री सेल्सियस ताप अगर होगा तो वहाँ पे क्या पाया जाएगा, थर्मो एसिडोफिल्स के जीवाणु पाए जाएंगे। कितना क्लियर होगा। अब देखिए भैया कि इसमें एग्जाम्पल में कौन कौन आएंगे, तो दो एग्जाम्पल होंगे। थर्मो प्लाज्मा होगा, क्या होगा, थर्मो प्लाज्मा, थर्मो थर्मोप्लाज्मा। दूसरा होगा आपका सैलोवोलस, ठीक है, सैलोफोलबोलस, ठीक है। ये दोनों एग्जाम्पल आपके हो गए, ठीक, इतना क्लियर हो गया। अब आप हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे क्या, पहले लिखेंगे आर्कीबैक्टीरिया के लक्षण। क्या लिखेंगे, आर्कीबैक्टीरिया के लक्षण, और उसमें आप लिखेंगे क्या, आर्कीबैक्टीरिया के लक्षण में लिखेंगे वैसे लिखिएगा, मतलब पॉइंट डाल के, ठीक है। तो लिखिएगा इसके सदस्य पृथ्वी पर, इसके सदस्य पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रथम जीव थे। क्या थे, प्रथम जीव थे। संरचना में क्या हो, कहोगे कि संरचना में जीवाणु एक समान होते हैं, जीवाणु एक समान होते हैं। यू बैक्टीरिया के तुलना में इनमें, यू बैक्टीरिया के तुलना में इनमें, ठीक है, बहुत अंतर होता है जो निम्नलिखित है, जो निम्नलिखित है। अब वो अंतर क्या क्या होता है यही हमको बताना है, ठीक है। तो आप उसके अंतर्गत पहले हेडिंग क्या डालेंगे, जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे अंतर होता है, ठीक है, तो आपको पहला अंतर क्या पता चलेगा कि यहाँ पे जो कोशिका भित्ति होती है वो कैसे दिखाई देती है, ये हमको बताना है, ठीक है। तो आप पहला पॉइंट लिखिएगा कि कौन सा, मतलब इसका जो है ये निम्न प्रकार के होते हैं इसके लक्षण, ठीक है। तो लिखिएगा इनकी कोशिका भित्ति जो होता है, इनकी पहला पॉइंट लिखिएगा, इनकी कोशिका भित्ति प्रोटीन व नॉन सेलुलोज पॉलीसैकेराइड की बनी होती है। इनकी कोशिका भित्ति प्रोटीन व नॉन सेलुलोज व पॉलीसैकेराइड की बनी होती है। अगला पॉइंट लिखिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट क्या लिखेंगे आप, लिखेंगे कि इनकी कोशिका झिल्ली में लिपिड की सांख्यिकी, ठीक है, सांख्यिकी श्रृंखला होता है, ठीक है। यानी इनकी कोशिका झिल्ली में, ठीक है, इनकी कोशिका झिल्ली में लिपिड की सांख्यिकी श्रृंखला होती है जो इनको वातावरण के अत्यधिक, जो इनको वातावरण को अत्यधिक
क्या करता है, ताप तथा अम्लीय परिस्थितियों में बिना आने के जीवन रहने के लिए होता है, मतलब बिना जीवित रहने के लिए होता है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखेंगे तीसरे वाले में आप क्या लिखेंगे, लिखिए भाई तीसरा, ये अत्यधिक कठिन वासीय क्षेत्र या गर्म झरनों एवं दलदली एवं कच्छ क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जहां कोई भी व्यक्ति या प्राणी वहां पे आसानी से नहीं रह सकता। ठीक है, चौथा पॉइंट आप लिखेंगे कि आर्की बैक्टीरिया जो होता है, आर्की बैक्टीरिया को निम्न खंडों में विभाजित किया गया। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया को निम्न खंडों में विभाजित किया गया है। उसके बाद पहला आप हेडिंग डालेंगे मिथेनोजन, आप पहले हेडिंग यही डालेंगे मिथेनोजन। ठीक है, आप ये वाली हेडिंग डालेंगे मिथेनोजन। अब मिथेनोजन में आप लिखेंगे क्या कि ये दलदल वाले स्थानों पर पाए जाते हैं, ये दलदल वाले स्थानों पर पाए जाते हैं, पाए जाने वाले अनाक्सी जीवाणु हैं। क्या है, अनाक्सी जीवाणु है। ये जीवाणु कार्बन डाइऑक्साइड अथवा फ्यूमेरिया अम्ल से मीथेन बनाते हैं, अम्ल से मिल करके मीथेन बनाते हैं। आप क्या लिखेंगे, ये दलदल वाले स्थानों पर पाए जाने वाले अनाक्सी जीवाणु हैं। ये जीवाणु कार्बन डाइऑक्साइड अथवा फ्यूमेरिक अम्ल से मीथेन उत्पन्न करते हैं, अतः इनको मिथेनोजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अतः इन्हें मिथेनोजन कहा जाता है। ठीक है, अब लिखेंगे कुछ मिथेनोजन जीवाणु, ठीक है, जंतुओं के रूमेन में पाए जाते हैं। आप इतना लिख सकते हैं कि आपको पता है कि कहाँ पाए जाते हैं, जंतुओं के रूमेन में पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आप एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा। ठीक है, आप एग्जाम्पल में इसके दोनों ये लिख लीजिएगा। ठीक है, अब उसके बाद है आप अगला हेडिंग क्या डालेंगे, हाइलोफिल डालेंगे। तो हाइलोफिल में क्या लिखेंगे, लिखिएगा हाइलोफिल्स बैक्टीरिया अतिलवणीय जल में रहते हैं। हाइलोफिल्स जो बैक्टीरिया होते हैं ये अतिलवणीय जल में रहते हैं या फिर पाए जाते हैं। ठीक है, ये जैसे अमेरिका की ग्रेट साल्ट लेक में, ग्रेट साल्ट लेक में, ठीक है, ये कहाँ है, ये अमेरिका में है। ग्रेट साल्ट लेक ये कहाँ है, अमेरिका में। जैसे करके आप लिखिएगा, जैसे अमेरिका की ग्रेट साल्ट लेक में तेज प्रकाश में ये एक वर्णयुक्त झिल्ली निर्माण करते हैं। तेज प्रकाश में ये एक वर्णयुक्त झिल्ली निर्माण करते हैं। इतना क्लियर हो गया। ठीक है, जो सौर विवरण की सहायता से एटीपी बनाने में सहायक होते हैं, जो सौर विवरण की सहायता से एटीपी बनाने में सहायक होते हैं। अब अगला आप तीसरा हेडिंग क्या डालेंगे, तीसरा हेडिंग डालेंगे थर्मो एसिडोफिल्स डालेंगे। तो थर्मो एसिडोफिल्स में क्या लिखिएगा, आप हेडिंग डाल के लिखेंगे ये आर्की बैक्टीरिया गर्म झरनों में रहते हैं। कहाँ रहते हैं, गर्म झरनों में रहते हैं, जहाँ पे 80 से 100 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है। ये जीवाणु गंधक को ऑक्सीकृत, ये जीवाणु गंधक को ऑक्सीकृत मतलब गंधक को सूंघ करके, ठीक है, गंधक को सूंघ करके यानी कि ऑक्सीकृत करके गंधक का अम्ल बनाते हैं, जिससे माध्यम अत्यधिक अम्लीय हो जाता है।
जिससे माध्यम अत्यधिक अम्लीय हो जाता। लगभग पीएच मान कितना होगा, 2 होगा। पीएच मान कितना होगा, 2 होगा। इतना क्लियर हो गया है ना। अब इतना क्लियर हो गया है तो आगे आप ले क्या लिखेंगे, बैक्टीरिया के बारे में। किसके बारे में, बैक्टीरिया के, सॉरी यू बैक्टीरिया के बारे में, जिसको बोलते हैं सत्य बैक्टीरिया। तो अगली हेडिंग क्या पड़ेगी, सत्य बैक्टीरिया या फिर यू बैक्टीरिया। चलिए, सत्य बैक्टीरिया या फिर यू बैक्टीरिया। ठीक, तो आपने जो है यू बैक्टीरिया आप हेडिंग डालेंगे, उसके बाद सत्य बैक्टीरिया हेडिंग डालेंगे। ठीक है, अब इस बैक्टीरिया को पढ़ने से पहले आपको ये जानना है कि जीवाणु विज्ञान किसे कहते हैं। क्या जानना भैया, जीवाणु विज्ञान किसे कहते हैं, जीवाणु विज्ञान किसे कहते हैं आपसे, यानी जिसको बोलते हैं बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी, ठीक है। अब बैक्टीरियोलॉजी किसे कहते हैं, आपको जैसे इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि जिसमें बैक्टीरिया का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहलाता है, बैक्टीरियोलॉजी। यानी कि उसमें आकार, वर्गीकरण तथा जनन की भी अध्ययन की जाती है। ठीक है, तो आप हेडिंग डाल के लिखेंगे क्या, बैक्टीरियोलॉजी में लिखेंगे, यानी कि जीवाणु विज्ञान में लिखेंगे विज्ञान की वह शाखा, क्या लिखेंगे, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवाणुओं की रचना, आकार, वर्गीकरण, जीवाणुओं की रचना, ठीक है, जीवाणुओं की रचना, आकार, वर्गीकरण तथा जनन आदि का अध्ययन करते हैं, तथा जनन आदि का अध्ययन करते हैं। क्या कहलाएगा, बैक्टीरियोलॉजी कहलाएगा। इतना क्लियर हो गया। अब भैया आप अगली हेडिंग डालेंगे जीवाणु विज्ञान से संबंधित घटनाएं। हेडिंग डालेंगे जीवाणु विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं। अगला हेडिंग क्या डालेंगे, जीवाणु विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं। अब कुछ घटनाएं हैं उसको जरा हम पढ़ लेते हैं, जीवाणु विज्ञान से संबंधित कुछ घटनाएं। ठीक है, तो आप हेडिंग डालेंगे और लिखते हुए चलेंगे आप साथ साथ में। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, जीवाणु विज्ञान से संबंधित कुछ घटनाएं। जीवाणु विज्ञान से संबंधित कुछ घटनाएं। अब इसमें घटनाएं कौन कौन सी है इसी को हमें लेकर चलना है। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन सी घटनाएं मिलती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले घटना ये मिलेगी कि जीवाणु की खोज किसने किया था, तो एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक
ने किया था। यानी इसकी खोज किसने किया था, यहाँ पे लिखेंगे आप खोज, जीवाणु को खोज किसने किया था, एंटोनी वान लीवेन हॉक ने। लीवेन हॉक जो है ये 1676 में खोजा था। ये कहाँ के वैज्ञानिक थे, एंटोनी वान जो है ये हॉलैंड के वैज्ञानिक थे। कहाँ के थे, हॉलैंड के वैज्ञानिक थे। कहाँ के वैज्ञानिक थे भैया, हॉलैंड के वैज्ञानिक थे। उसके बाद इन्होंने क्या किया था कि ये दांतों के मैल और पानी में देखा था, दांतों के मैल और गंदे पानी में देखा था। यानी एंटोनी वान जो थे इन्होंने किस में देखा था, जीवाणु को दांतों के मैल और पानी में भी इन्होंने देखा था। ठीक है, जब इन्होंने देखा तो उसका नाम भी रखा जिसको बोलते हैं एनीमलक्यूलस। ठीक है, क्या बोलते हैं, एनीमलक्यूलस। ठीक है, एनीमलक्यूलस। ठीक है, अब समझ में आया। अब भैया आगे का स्टेप देखते हैं। आगे आते हैं कौन, एक वैज्ञानिक और आते हैं जिनका नाम है लुई पास्चर। ये वैज्ञानिक इतने अच्छे हैं, ठीक है, कि आप वे उनके नाम जो है आसानी से याद भी नहीं कर सकते। ठीक है, अगला कौन वैज्ञानिक आता है, लुई पास्चर। ठीक है, कहीं कहीं पर पास्चर भी लिखा रहेगा तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो पास्चर हो गया। अब लुईस पास्चर ने क्या किया था इसको हमें देखना है। तो इन्होंने 1882 से लेकर 1895 तक बहुत ही परिश्रम किया, लगातार ताबड़तोड़ बैटिंग किए। उसके बाद जब इन्होंने बैटिंग किया तो किण्वन विष से सूक्ष्म जीव को पता लगाया। किससे, सूक्ष्म जीव को, किस विष से, किण्वन विष से। किस विष से, किण्वन विष से। किसका पता लगाएं, सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव का। ठीक है, सूक्ष्म जीवों का पता लगाएं। कौन, लुई पास्चर। ठीक है, लुई पास्चर ने। ठीक, ठीक है, इन्होंने सिद्ध किया कि रोगाणुओं द्वारा रोगों की उत्पत्ति सीधे कर दिए थे। ठीक है, उसके बाद एक वैज्ञानिक और आता है जिनका नाम है रॉबर्ट कोच। नाम क्या भैया, रॉबर्ट कोच नाम है। इन्होंने क्या किया, 1843 से लेकर 1910 तक। कौन आते हैं, रॉबर्ट कोच आते हैं। कौन होते भैया, कोच, यानी कि कोचने वाला। रॉबर्ट कोच, लुईस पास्चर और एंटोनी वान लीवेनहॉक। ठीक है, अब भैया जब ये आए तो इन्होंने 1843 से लेकर 1910 तक, 1843 से लेकर 1910 तक इन्होंने क्या किया कि ये एंथ्रैक्स, क्या किए, एंथ्रैक्स व क्षय रोग, एंथ्रैक्स व क्षय रोग का पता लगाया। एंथ्रैक्स या क्षय रोग का क्या लगाया, पता लगाया। क्या लगाया भैया, पता लगा लिए कि क्षय रोग क्या होता है और एंथ्रैक्स क्या होता है। कौन, रॉबर्ट कोच, कोचने वाला रॉबर्ट कोच। ठीक है, इन्होंने ये पता लगा लीजिए। फिर एक मिला भैया टपका, फिर एक वैज्ञानिक आ गया, उनका नाम था जे लिस्टर। जे लिस्टर।
अब जे लिस्टर ने क्या किया ये हमको जानना है। तो जे लिस्टर ने भैया 1827 से लेकर के 1912 तक बहुत ही अथक परिश्रम किए। 1827 से लेकर 1912 तक ये बंदा इतना परिश्रम किया कि जो क्या बोलते हैं अर्जम होता है, अर्जम, ठीक है, जीवाणुओं के पृथक करने की कृत्रिम संवर्धन को ये खोज निकाले थे। जो जीवाणु होते हैं उसको पृथक करने के लिए इन्होंने एक ऐसा जो है तकनीक ढूंढा था जिसका नाम था अर्जम या असेप्टिक, अर्जम या असेप्टिव, ठीक है, उसका नाम था अजरम या असेप्टिक, असेप्टिक ये नाम था, ठीक है। उन्होंने खोज निकाला कि जीवाणु को कैसे ही जो है जीवाणु जो होते हैं जीवाणुओं को कैसे पृथक किया जाए, ठीक है, ठीक है। इस तकनीक को इन्होंने खोजा। अब जब भैया ये तकनीक को खोजे हैं उसके बाद एक और टपका जिनका नाम था हैंस क्रिश्चियन ग्राम, हैंस क्रिश्चियन ग्राम। तो हैंस क्रिश्चियन ग्राम क्या कर रहे, क्या कारनामा किए उसको देख लेते हैं कारनामे को। हैंस क्रिश्चियन, हैंस क्रिश्चियन ग्राम, किलोग्राम वाला नहीं भैया, इनका नाम है, ठीक है। इन्होंने 1800 ठीक है 53 से लेकर 1938 तक, देख रहे हैं भैया कितने ये लोग परिश्रमी थे। और आप लोगों को अगर पढ़ने के लिए कह दिया जाए तो मर जाओगे, पढ़ नहीं सकते हो। हम यहाँ मर मर के पढ़ाएं और आप लोग मर मर के सो, लेकिन पढ़ नहीं सकते हो, ठीक है। उसके बाद जब इन्होंने परिश्रम किया तो वहाँ पर क्या दिया इन्होंने, परिश्रम करने के बाद जीवाणुओं को रगने की एक प्रक्रिया बताई जिसको कहते हैं ग्राम स्टेन बोलते हैं। जीवाणुओं के रंगने के लिए जो है, ठीक है, रंगने के लिए जीवाणुओं को रंगने के लिए जो है एक आविष्कार किया जिसका नाम है, उस आविष्कार का नाम है ग्राम, ठीक है, स्टेन। ग्राम स्टेन एक ऐसा आविष्कारक है, ठीक है, एक ऐसा आविष्कार है जिससे जीवाणुओं को रंगा जाता है। तो आप लिखेंगे जिससे जीवाणुओं को रंगा जाता है। इतना क्लियर हो गया। फिर एक मिला पहुंचा भैया, अब जो है ये लास्ट वाला आ गया कौन, एलसी, ठीक है, एलसी कैलमेटी, एलसी कैलमेटी। इन्होंने क्या किया, एलसी कैलमेटी ने, ठीक है, इन्होंने बीसीजी वैक्सीन की खोज की। तो बीसीजी वैक्सीन की खोज किसने की थी, एलसी कैलमेटी ने, ठीक है। इतना हो गया। अब आप हेडिंग डालेंगे जीवाणुओं के सामान्य लक्षण और उसमें आप लिखेंगे एक एक पॉइंट करके। पहला पॉइंट लिखेंगे कि जीवाणु एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक होते हैं, जीवाणु एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक होते हैं, ठीक है, सूक्ष्म जीव हैं, इनकी संरचना सरल होती है। ये सूक्ष्म जीव हैं, इनकी संरचना जो होती है वो सरल होती है, ये सभी जगहों पर पाए जाते हैं। अगला लिखेंगे ये मृतोपजीवी या परजीवी होते हैं, ये मृतोपजीवी या परजीवी होते हैं। अगला लिखेंगे फिर कि जीवाणु कोशिका में वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता, केंद्रक कला तथा न्यूक्लियोलस का अभाव होता है, मतलब केंद्रक कला और न्यूक्लियस का अभाव होता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। परंतु डीएनए तथा आरएनए मिलते हैं इनके केंद्रक में, परंतु डीएनए तथा आरएनए मिलते हैं इनके केंद्रक
को न्यूक्लियोटाइड कहे जाते हैं। इनके केंद्रक को न्यूक्लियोटाइड कहे जाते हैं। अगला लिखेंगे जीवाणु कोशिका में माइटोकांडिया। जीवाणु कोशिका में माइटोकांडिया जो होता है, ठीक है, जीवाणु कोशिका में माइटोकांडिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, गाल्जी काय, ठीक है, नहीं पाया जाता, मतलब कोशिकांग जो चीज़ें होती वो नहीं पाई जाती। फिर लिखेंगे अगला, इनमें 70S प्रकार का राइबोसोम होता है। इनमें 70S प्रकार का राइबोसोम होता है। फिर आगे लिखेंगे इनमें जनन विखंडन द्वारा होता है। इनमें जनन जो होता है वो विखंडन द्वारा होता है। फिर आगे लिखेंगे जीवाणु सर्वव्यापी होते हैं। ये जल, थल एवं वायु सब जगह पाए जाते हैं, ठीक है। मनुष्य में 20,000 प्रकार के लगभग जीवाणु पाए जाते हैं। इतना क्लियर हो गया। तो आपकी जो ये वीडियो होगी यहाँ तक समझ में आया भी होगा, और आप लोग, मुझे विश्वास है कि आप लोगों को हर एक वीडियो क्लियर समझ में आती होगी। जो चीज़ें समझ में नहीं आती है उसको एक बार पीछे रिपीट करके जो आप लोग उसको देख लीजिएगा। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।